Hello students, I welcome you all to the very new series by DCC Online जो कि है क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए। वही पूरे फिजिक्स के आपके जितने भी सारे चैप्टर्स बन पाते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हो बोर्ड एग्जाम में, वो सभी चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज लेक्चर के साथ लेकर के आ रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर जो कि हमने एसी सर्किट्स के ऊपर हमने बनाया है, इसको अच्छे से पूरे तरीके से आपको एंजॉय करना है, देखना है। ओके, फॉलो ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। सारे अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रोबेबल है या जो PYQs में ऑलरेडी आ रखे हैं, ऐसे सवालों को हमने लिया है। ओके, सो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए भैया, एग्जाम नज़दीक आ रखी है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा ये आज का पहला प्यारा सा लेक्चर फिजिक्स क्लास 12 HSC के लिए खास करके। ओके, बाकी CBSE के बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं AC के लिए। ऑलराइट, ये हमारा AC सर्किट्स और ये है न्यूमेरिकल सीरीज का पहला लेक्चर फॉर AC सर्किट्स चैप्टर। ओके, लेट अस बिगिन। कुछ चीज़ें उससे पहले एक बार बता दूं मैं कि यार हर चैप्टर के शुरुआत में ही सबसे पहले स्लाइड पे हम लोग जो है आपके लिए फार्मूलाज लेकर के आ रहे हैं। ओके, अब ये फार्मूलाज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कंसिडरिंग आप सारे बच्चे जो है यहाँ पे आने से पहले ऑलरेडी चैप्टर का थ्योरेटिकल नॉलेज जो है जानते हैं, सिलेबस आपको पता है। ये कंसीडर करते हुए बस आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराने के लिए, न्यूमेरिकल्स आपको सिखाने के लिए कैसे सॉल्व की जाते हैं, ये सीरीज हम बना रहे हैं। राइट, सो इट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स और प्योरली फॉर न्यूमेरिकल्स आप बोल सकते हो। और ये फॉर्मूलाज जस्ट आपके लिए एक आसान काम, ताकि सारे चैप्टर के जो इकट्ठा करके फॉर्मूलाज जो है एक जगह पे लाके पटक दिए तो आप इसको आसानी से कंज्यूम कर पाओ, आपके लिए यूज कर पाओ, ताकि एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा अलग से कुछ मेहनत ना करनी पड़े, आपको खुद को ये सब कुछ ना करना पड़े। इसके लिए सब आपके लिए कर दिया है, ठीक है, रेडीमेड। हाँ, तो काइंड ऑफ स्पून फीडिंग फॉर यू। ओके, बट अभी ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, जल्दी से आपके लिए ही है। बाकी जो है आपको अच्छे से हर एक फार्मूला लिखना है, याद करना है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड में बोनस क्वेश्चंस भी है CET के, सो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए भी वेट करना है, पूरा वीडियो अच्छे से फॉलो करना। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर नाउ। यस, क्या है भाई? तो पहला सवाल आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज AC टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू दी RMS वैल्यू। 2 मार्क्स का सवाल है, कोशिश की हर एक क्वेश्चन के सामने कितने मार्क्स के लिए होता है वो भी हम नोट करके लाए। बाकी जो है आपको थोड़ा सा शुरू में ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करो ज़्यादा, तो समझ लो भाई। जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारी कुछ स्टेप्स स्पेसिफिक होनी चाहिए। ओके, जैसे हम कभी भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें कुछ गिवन डेटा मिलता है, तो आदत लगा लो शुरू में हमें वो गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है कि भैया हम फाइंड क्या करना चाहते हैं उस क्वेश्चन में, और लास्ट में आपको जो है अप्रोप्रिएट फार्मूला, वी नो दैट, या हियर, या यूजिंग दिस फार्मूला, जो भी है यूज करके आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड में स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है। देखो, ये बोर्ड्स को टारगेट कर रहा है लेक्चर, तो जाहिर सी बात है बोर्ड्स में जो भी राइटिंग आपको होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जामिनर को कि आपके भैया ये बच्चे ने कैसा लिखना चाहिए, वो पूरा तरीका आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टेप के साथ सब कुछ फॉलो करना है। ध्यान दो, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हर एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ हर एक स्टेप के साथ। सो बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे कि हाँ भैया मेरी इतनी तैयारी है, मैं थोड़ा तेज चलूंगा, तो आप भगा भगा के वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम प्रिपेयर करना इज आवर मेन मोटो। आपका ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल की परेशानी पूरी जीरो करने वाला अभी मैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। यस, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, बोल दिया भाई टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये तो टू फाइंड में चल जाएगा। और दिया क्या है, गिवन क्या मिलता है, फॉर 50 हर्ट्ज। चलो 50 हर्ट्ज बोल दिया, मैं सॉल्यूशन लिखने की स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सॉल्यूशन लिखना मैं स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी से। अपन एज आई सेड, सबसे पहले शुरू में क्या बोलेंगे, गिवन डेटा। 50 हर्ट्ज की साइकिल, 50 हर्ट्ज की AC बोल दी अपने को, राइट। तो F मेरे को यहाँ पे मिल गया 50 हर्ट्ज का, ये एक वैल्यू आ गई भाई। इसके बाद क्या मिलता है, खत्म गेल, और कुछ नहीं है। टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। ओके, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है तो टू फाइंड भी लिख देते हैं यहाँ पे। टू फाइंड बोलो क्या, टाइम निकालने के लिए बोला है, ठीक है, T निकालने के लिए बोला है। बढ़िया भाई, F दे रखा है, बस आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सी चीज़ है आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म में जिसको इस्तेमाल करके आप तुरंत T निकाल पाओगे। लेकिन आपको ये याद रखना, ये किस कंडीशन के लिए, RMS तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 0 से लेकर RMS तक पहुंचने के लिए, है ना। आपको कुछ फॉर्मूला तो याद है क्या, RMS I0/2 वगैरह, बेसिक, राइट। तो हम यहाँ पे ये अप्रोच करेंगे कि भाई मान ले अपन I की इक्वेशन जानते हैं, मैं बोलता हूँ वी नो दैट, हमको मालूम है
कि यार आई जो होता है ये आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखा जाता है। ये पूरी आई की इक्वेशन हो गई मेरी एसी के लिए। एसी में भैया आई जो है ऐसे होता है, या वी के फॉर्म में भी आप जानते थे वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने आई को लिख दिया। लेकिन क्या आरएमएस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया आरएमएस अगर ये करंट है जीरो से लेके अगर ये आरएमएस वैल्यू तक जा रहा है इसके, राइट, तो आरएमएस तक का पहुंचने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि यार आरएमएस अगर ये है तो ये बेसिकली आई नॉट अपॉन रूट टू के बराबर हुआ। इस आई को मैं आई नॉट अपॉन रूट टू बोल सकता हूँ कब, आई आर एम एस के लिए। ये फॉर्मूला हमने बोला बेसिक है भाई, आप जानते हो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। खैर वी के लिए भी ऐसे होता था, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। तो बस ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे आई को रिप्लेस करते हुए। फिर इस आई नॉट को ऐसे लिखेंगे फिलहाल के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी, आई नॉट आपका जो है ये मर जाएगा, ठीक है, आई नॉट मर जाएगा। आई नॉट मरने के बाद बचेगा क्या, वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू, या आई नॉट तो मर गया सर, बचा क्या सिर्फ साइन ओमेगा टी। अब बच्चा यहाँ पे जरा थोड़ी सी होशियारी लगा करके सोच करके देख कि यार भाई अगर आपके पास यहाँ पे वन अपॉन रूट टू बच रहा है और बाजू में आपके पास आरएचएस में साइन ओमेगा टी की फॉर्म में इक्वेशन पड़ी हुई है, तो साइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको वन अपॉन रूट टू को। देखो क्या वन अपॉन रूट टू बेटा साइन की टर्म्स में अगर लिखना मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नथिंग बट साइन पाई बाय 4 के बराबर है। हाँ सर ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा है ना। ये नथिंग बट क्या हो गया, पाई बाय 4 के बराबर गया, 45 डिग्री भाई। हाँ तो ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, साइन ओमेगा टी के साथ। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ से जो ओमेगा टी है, साइन कट नहीं करना होता है, ये साइन की फंक्शन ये ओमेगा टी के साथ कंपेयर कर दिया मैंने बस इसका एंगल, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा टी यहाँ पे मेरे को कितना मिला, पाई बाय 4 मिला। अब यहाँ से अगर मैं टी निकालना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है पाई अपॉन 4 ओमेगा हो जाएगा। मेरे को टी तो चाहिए ना, टू फाइंड क्या करना था, टी तो फाइंड करना था, बराबर, टी तो फाइंड करना है। अब मैंने बोला ठीक है क्या करते, पाई तो पाई होगा सर, पाई की कोई ठीक है वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, पाई की अगर हम चाहे वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, 3.14 में डाल देता हूँ अपॉन 4 इंटू ओमेगा। लेकिन सर ओमेगा तो है ही नहीं अपने पास, आपके यहाँ पे तो गिवन बस फ्रीक्वेंसी है। मैं बोला ठीक है भाई एक और बेसिक फार्मूला होता है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन मैं बोलूँगा इसको रादर, जो कि होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सारे बच्चे जानते होंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सर ये फार्मूला रोटेशन में भी पढ़ा है, रोटेशनल डायनामिक्स में, एसएचएम में भी यूज़ कर लिया, ये एसी में भी यूज़ कर, ये फार्मूला ऑसिलेशंस कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा बताओ। ये फार्मूला तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, ये बस एसी का अकेले का नहीं है तो ये ओमेगा का फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ एसी को मैं लिखता हूँ 2πf इंटू 2 हो गया, इंटू मेरा पाई की वैल्यू वापस एक बार, ठीक है चलो पाई की वैल्यू ऊपर नीचे मरी जाती, पाई की वैल्यू डालता नहीं तो भी चलता, ठीक है। पाई एफ कितना है बेटा यहाँ पे 50 हर्ट्ज, तो मैंने 50 एफ की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, पाई तो मर ही रहा है सर, ठीक है इट्स ओके नाइस, 4 2 8 हो गया, 8 इंटू 50 मेरे पास बचा, तो टी इज इक्वल टू बोल सकता हूँ ऊपर में मेरे पास कुछ नहीं है, 1 अपॉन मेरे पास नीचे क्या बचा है 4 इंटू 2 8 5 40, ऊपर का एक 0, 1 अपॉन 400 कितना आ गया, 1 अपॉन 400 इतना आ चुका है। इसी को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बच्चे, इसी को मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, देयरफॉर मैं बोलूँगा t इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन 4 अलग कर देंगे, इंटू 4 इंटू 100 400 ना, तो 100 हो गया 10⁻², ऊपर चला जाएगा 10⁻², बराबर। तो ये देयरफॉर हो गया t इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 यानी कि 0.25 इंटू 10⁻², आपका किस में रहेगा, सेकेंड में, ठीक है। ये आ गया आपका ऐसा यूनिट में t का आंसर। खत्म यार, रुक जाओ, इसके बाद क्या ही कर लोगे, खत्म खेल, और डेसिमल वगैरह पीछे मत शिफ्ट करते बैठना, काफ़ी इतना। हाँ हमेशा आपका आंसर जनरली हम जो है आंसर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हुए लिखते हैं, है ना, ये आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा। डन, दैट्स इट। तो भैया इस क्वेश्चन में जैसे पूछा था 0 से लेकर आरएमएस तक जाने के लिए इस 50 हर्ट्ज वाली एसी को कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतने समय में 0 से लेकर आरएमएस तक पहुंच जाएगी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इस तरीके से हमें आई की इस प्यारी सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। जल्दी इसको छाप लो, नोट कर लो भाई, ठीक है, समझ लो, ओके। और फिर अभी हम तुरंत आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2, ओके चले, ऑल राइट। अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है अपने को
इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट, इफेक्टिव करंट यानी कि बेटा देख, इफेक्टिव मेजरेबल, गैल्वेनोमीटर पे मेजर कर दिया, एमीटर पे ऐसे कई बार ये सवाल में बोल देगा। जब भी ऐसी बात कर रहा है, मेजर करने लायक बात कर रहा है, तो समझो आरएमएस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो हम अपने हाउस होल्ड सर्किट में अपने बोर्ड में जो अपन प्लग लगाते हैं, उसमें जो अपन करंट या वोल्टेज मेजर करेंगे, तो कौन सा बोलते हो आप? आरएमएस बोलते हो। तो ऐसी आप जो ये इफेक्टिव करंट भी जब देखते हो तो इसी को आरएमएस ही बोलना है आपको, ठीक है। तो एक हिसाब से हमें आरएमएस करंट की बात बताए, क्या बोलता है? करंट ऑफ अ 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी मिल गई एसी सर्किट की, अच्छा इज 5 एम्पियर, यानी कि करंट बता दिया। ये इफेक्टिव करंट की बात बता रहा है, कितना है? 5 एम्पियर है। यानी कि मेरे हिसाब से ये क्या हो गया? आरएमएस हो गया मेरा 5 एम्पियर। एसी की फ्रीक्वेंसी दे दी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। जो गिवन डेटा मिल रहा है, आदत के हिसाब से अपना गिवन डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन का ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। लास्ट में आंसर आपका स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहिए आपको। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्किप करो, लेकिन उतने समझदार आप हो। आप बोलोगे दस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एसी गिवन एसी टू गो फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू इज दिस इज सेकंड, ठीक है। उतना आप कर सकते हो भाई साहब। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपन इसको करते हैं स्टार्ट। मैंने बोला क्या करें सबसे पहले भैया सर इसको तो सॉल्यूशन गिवन लिख दो। क्या बोला? गिवन लिख दो। गिवन में क्या मिला मुझे? इफेक्टिव करंट में मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं? IRMS बोलते हैं, जो कि मेरे को कितना दिया जा रहा है? 5 एम्पियर का। फिर बोलता है एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? F = 50 हर्ट्ज। F = 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोल दी। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ करंट। टू फाइंड वाली बात की जा रही है, तुरंत बोल रहे फाइंड करो भैया। क्या फाइंड करो इसमें? अच्छा, इसमें सवाल आगे भी कंटिन्यू, 2 सवाल है। ये पहला पार्ट सवाल का बोल रहा है कि भैया पिक वैल्यू फाइंड करो करंट की, यानी कि आई नॉट। पिक होता है नॉट की टर्म्स में, चाहे वी नॉट हो चाहे आई नॉट हो। पिक वैल्यू ऑफ EMF बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं, पिक वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं। करंट के लिए I, वोल्टेज के लिए V, या ओके, या E भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप प्रेफर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E नॉट बोलो, V नॉट बोलो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये बोल दिया पहले अपने को क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ करंट। पिक वैल्यू ऑफ करंट हो गया I नॉट, ठीक है, पहला पार्ट। उसके बाद व्हाट इज द करंट 1/600। अच्छा सर यहाँ पे देखो जरा कुछ दिया है, 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। भैया 3 मार्क का सवाल है, दो पार्ट्स में सवाल पूछा जा रहा है। बोलता है कि पहले तो तुम आई नॉट निकालो, दूसरी बात बोलता है कि तुम ये भी करो कि यार 1/600 सेकेंड पे, जब 1/600 सेकेंड पे ये इसी होगा, उस टाइम इंस्टेंट पे बताओ कि यार आपका जो ये करंट है ये कितना होगा, आई कितना होगा उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट पूछा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सिंपली आई भी लिख सकते हो, मैं I ऑफ t लिख देता हूँ, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे निकालना है ना। यहाँ पे बोलता हूँ मैं व्हेन t = 1/600 सेकेंड, यहाँ पे मुझे निकालना है। यहाँ पे मुझे निकालना है कि भैया ये I जो है ये कितना होगा। तो ठीक है भाई, करते स्टार्ट सॉल्विंग। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्या बोलता हूँ मैं सबसे पहले? वी नो दैट, हमको मालूम है। क्या मालूम है? हमको सब मालूम है कैसे सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे वी नो दैट, हमको मालूम है सर क्या? आई नॉट अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक प्यारा सा फार्मूला हम अभी पीछे यूज किए थे, IRMS = I नॉट अपॉन √2। ओके, I नॉट अपॉन √2। सर ये कहाँ यूज किए थे? बेटा ये फार्मूले की शीट में दे रखा है सब कुछ, ठीक है। बहुत बेसिक फार्मूला है, ओके। सारे फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, बहुत बेसिक है। ऐसे ही आप VRMS के लिए लिख सकते हो, VRMS = V नॉट अपॉन √2। ये मैंने लिखा I नॉट अपॉन √2 IRMS के लिए, ठीक है। खैर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों सर? क्योंकि हम I नॉट निकालना चाहते हैं। यहाँ से एक सीधी बात, नो बकवास कर लेंगे। क्या ये √2 ले जाके IRMS को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे I नॉट मिलेगा सिंपली क्या? IRMS × √2 बराबर बात, ओके। क्या हो गया? सिंपल अपना ये √2 जाकर के IRMS को मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? देयरफॉर मैं बोल रहा हूँ I नॉट = IRMS, जो कि मुझे दिया है। IRMS तो दिया है, कितना दिया है भाई साहब? 5 एम्पियर। तो IRMS की 5 एम्पियर की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई हो रहा है ये √2। बहुत ही साधारण सिंपल सा सवाल का ये कैलकुलेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे? I नॉट = 5 × √2 कितना होता है? 1.414। याद कर लो, √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.73, 1/√2 होता है 0.707। ये सारी बेसिक वैल्यूज कैलकुलेशन में मोस्टली यूज कर रहे होते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये याद होनी चाहिए। जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे उसको याद जरूर होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अभी क्या? देयरफॉर मैं बोलूंगा I नॉट = 5 × 1.414। ये मैं मल्टीप्लाई आपके सामने नहीं करूंगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, है ना। तो मैं
आंसर लेके आया हूँ, जल्दी से छाप लेंगे अपन भी, क्या कर लेंगे जल्दी से छाप लेंगे। कितना होता है इसका मल्टीप्लिकेशन सर? इसका आ रहा है 7.07। कितना आ रहा है? 7.07। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 7.07। करंट है तो एम्पियर यूनिट लगा देंगे, ठीक है सर। आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिखाने थोड़ी आओ, फिजिक्स सिखाने आए हो, मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हो, ठीक है, बढ़िया, डन। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। जल्दी से यहीं पे बगल में जगह बची है, यहीं पे सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलता है सेकंड पार्ट में? क्या करो, इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। कब, किस इंस्टेंट पे? जब टाइम t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड हो रहा है, उस इंस्टेंट पे करंट निकाल के बताओ। मैं बोला ठीक है बताते, अभी बताते, रुको जरा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? करंट निकालो ना, ठीक है। आई की इक्वेशन में बोला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन। कोई यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव कुछ नहीं दिया है, सीधा आपका इक्वेशन है। कोई एडिशनल फेज डिफरेंस कुछ बनता नहीं है, π/2 -π/2 +π/2 कुछ नहीं, सिंपल प्लेन इक्वेशन आई की जो एसी के लिए होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 लगा लो, लगा ली। अब क्या करेंगे सर? अब यार देखो जो दिया है वो उठा के पटको इसके अंदर, है ना। आई नॉट, आई निकालनी है मेरे को इंस्टेंटेनियस, है ना। कब निकालनी है? 1/, मतलब टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा आई नॉट, सर आई नॉट तो अभी निकाला था ताजा, क्या है? 7.07। तो ये आई नॉट में लिखता हूँ 7.07 साइन ओमेगा टी। सर ओमेगा फिर एक बार नहीं है, लेकिन पिछली क्वेश्चन की तरह ही एफ तो है, और जब ओमेगा नहीं होगा एफ होगा, तो अपन ये कन्वर्जन जानते हैं प्यारा सा, ये प्यारा यहीं पे लिखते हैं, ये प्यारा कन्वर्जन अपन जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। हाँ सर आपने कुछ देर पहले बताया था, याद रख ले भाई, बहुत जगह पे यूज कर इसको अपन ने, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर एक बार ओमेगा को कैसे, 2πf की टर्म्स में, तो ये बन जाएगा 2πf है अपना कितना 50 इंटू अपना टी। कहाँ पे निकालना है? 1/600 सेकंड पे बोला ना, 1/600 सेकंड में कहाँ पे क्या होगा आपका करंट, ये बताओ बोला था ना। तो ठीक है, टी इज इक्वल टू अपन ने डाल दिया 1/600, ठीक है, 1/ क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/600 लिख दिया। ओके करो कैलकुलेशन जल्दी से। क्या करेंगे? 0 मार देंगे, 0 मारने के बाद 5 1 5 5 12 6G कर दिया, 2 1 2 2 6 12 कर दिया, और क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। 7.07 साइन, ऊपर में कुछ नहीं बचा, पाई बचा, ठीक है। मैं सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाला? सुन बताता हूँ, ऐसी जगह पे थोड़ा दिमाग होना चाहिए आपके पास। देखो यहाँ पे नीचे 6 बचा, कुल मिला के साइन π/6 बचा। हाँ समझ गए मैंने पाई क्यों नहीं डाला। देख भाई π/6 ये साइन का एंगल बन गया ना, π/6 कितना हो गया? 6 राइट इन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 की वैल्यू हमको मालूम है सर, है ना। तो आई इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 7.07 साइन 30, एक तरीके क्या हो गया? साइन 30 हो गया। साइन 30 मैं जानता हूँ कितना है, 1/2 साइन 30 डिग्री, π/6 जो है कितना है? 1/2। तो मैंने बोल दिया ठीक है यार, आई इज इक्वल टू 7.07/2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा होना चाहिए, 7 का करीब क्या हो जाएगा? 3.5 के करीब आना चाहिए। चलो ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है अपने पास, कोई टेंशन नहीं, अपन लिखते 3.535। कितना आ रहा है? 3.535 एम्पियर, इतना आ रहा है आपका ये आए। कहाँ पे? जब टाइम 1/600 सेकेंड होगा, इस पर्टिकुलर एसी सिग्नल में टाइम 1/600 होगा, उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू ये होगी, ठीक है। आ गया समझ? बहुत प्यारा सवाल, जल्दी से छाप लो, मैं बाजू हट जाता हूँ। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ओके जल्दी से हम जो है इसके बाद वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके लिख लिया, चलते हैं आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके यहां पे आ गया क्वेश्चन 3। क्या बोला है सर क्वेश्चन 3 में? एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय, ठीक है, इस बार वोल्टेज दिया, पिछले 2 साल में करंट को लेकर के अपन ने सॉल्व किया कुछ ना कुछ, है ना। वोल्टेज दिया, इस बार बोलता है V इज इक्वल टू 140 साइन 3142t, ओके जो भी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओहम। फाइंड, 2 चीजें बोलिए फाइंड करने के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, दूसरा बोलता है RMS करंट थ्रू द रेजिस्टर। बेटा जरा यहाँ पे ध्यान से देख, ओके अगर आपको एसी की, ठीक है इक्वेशन दो कुछ दो, लेकिन एसी की अगर आपको इस तरीके से बात बताइए कि यार यहाँ पे एक प्योर रेजिस्टर लगा हुआ है, तो एक तरीके से मैं ये जान रहा हूँ कि यार ये सर्किट जो है एसी का, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, बराबर। ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, और अगर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसके अंदर एक रेजिस्टर लगा है, जाहिर सी बात है, जिसका यहाँ पे हमें खैर ये भी दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है। हर बार की तरह सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैसे? गिवन डेटा के साथ।
गिवन डेटा के साथ मैंने बोला पहले सबसे क्या दिया मेरे को, एसी की इस इक्वेशन में से कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो। अपन इक्वेशन जाते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसी होती है ऐसी होती है एसी की इक्वेशन। तो मैंने बोला यहाँ पे अपने को वी नॉट मिल जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट मेरे को मिल गया कितना, वी नॉट मिल गया मेरे को 140, ठीक है। साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना मिल गया बेटा, ओमेगा मिल गया 3142। खैर ये वैल्यू भी जरा स्पेशल नजर आ रही है, ध्यान देना है ना, 3.142, हाँ पाई की तरह। आगे जरूर इसका कुछ ना कुछ तो मर्डर होने वाला है बेटा, कटर कुटर कुछ तो हो जाएगा इसका, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर आपका काम आसान करना चाहता है ऐसी वैल्यूज को दे करके, समझो बात को जरा, ओके। देखते आगे कैसे होगा, जल्दी से कंटिन्यू करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। सॉरी क्या हो गया, हाँ कहाँ पे थे हम, वी हो गया, सॉरी वी नॉट हो गया, ओमेगा हो गया, और क्या पता है, आर पता है ना, कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओम। तो आर पता है मेरे को 50 ओम का, आर पता है 50 ओम, फाइंड बोलता है पहली चीज़ ये कर लो। तो डाल देते यहाँ पे टू फाइंड के अंदर डाल देते पहली चीज़, यस क्या फाइंड करो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एफ निकालनी है, ओके सर। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है वो भी बता दे, द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर, यानी कि आरएमएस करंट यानी कि आई आरएमएस पूछा है, IRMS पूछा है, दो चीज़ें पूछी है। चलो करते हैं सॉल्व जल्दी से। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। चलो इसको चुटकियों में करते हैं सॉल्व। मैं बोला वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करे, बोला वी नो दैट, क्या सर हर बार बोलते हो वी नो दैट, लेकिन आप खुद ही जानते हो हमको तो कुछ भी नहीं पता है ना, पढ़ना पड़ता है बेटा उसके लिए। हमने पिछले दो क्वेश्चंस में लगातार एक चीज़ यूज़ की है, उसी का और एक बार इस्तेमाल कर, देखो कितना यूजफुल है फार्मूला, छोटा सा प्यारा सा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एफ चाहिए ना, पहले क्वेश्चन में अपने को एफ चाहिए ना, तो घुमाओ यार फार्मूले को। मैंने बोला देयरफॉर यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, ये 2 पाई जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये बन गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। दीवार बनाते ही इस तरफ लिखते हैं, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, खैर ऊपर ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3142 दे रखी है ना, 3142 मेरे को ओमेगा दे दिया था इन लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है, छाप लिया मैंने गिवन में। अब क्या होगा तेरा का लिया, अब क्या होगा 2 पाई, 2 इंटू पाई होता है 3.14 लिखते हैं, लेकिन चलो अब इस बार जानबूझ के 142 तक लिख रहा हूँ मैं, है ना, आप समझ चुके हो क्यों। खैर इसको अगर सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे सर, हवन करेंगे, नहीं बेटा, इसको ऊपर और नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3142 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये वैल्यू का डेसिमल हट गया, यानी कि 2 इंटू 3142 बोल सकते हैं। ये पूरी वैल्यू ऊपर नीचे मर गई, पूरी वैल्यू ऊपर नीचे मर गई। क्या मेरे पास ऐसा बचा है अभी, एफ इज इक्वल टू 10⁻³ का मतलब है 1000 अपॉन नीचे बचा है 2, ओके 2 नहीं 2, यानी कि ऊपर बचा मेरे पास 500, एफ इज इक्वल टू आ गया 500 हर्ट्ज। देखो इतना प्यारा सा पिद्दी सा सिंपल सा ये सवाल था। बहुत छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको बस कुछ चीज़ें नहीं आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप उसको नहीं कर पाते और आपके हद के जो हक के मार्क से भाई वो खो जाते हो आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, न्यूमेरिकल सीरीज फॉलो करनी है और सारे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाते हैं जल्दी से सीख जाना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें तो करनी है, न्यूमेरिकल भी हमें छोड़ने नहीं है, और इसी उद्देश्य से ही आपके न्यूमेरिकल सीरीज को बना रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, समझ में आया कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है 500 हर्ट्ज की, ओके 3 2 1 कर लिया नोट, चले आगे। अब दीवार बनाते और इसके सेकेंड पार्ट को जगह है अपने पास, यहीं पे करते सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन जो सेकंड पूछा है, क्या पूछ लिया है, IRMS पूछ लिया है। अब यार IRMS का फार्मूला वैसे तो इसके पहले जो यूज किया था हमने वो यूज किया था कि IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, राइट। I0 अपने पास यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है सर, फंस गए आप, नहीं फंसा। और एक चीज़ है अपने पास, अगर आपको, ठीक है, अगर आपने थोड़ा ढंग से इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, इसके अंदर हर एक फार्मूले को ओम के फॉर्मूले की तरह, ओम के लॉ की तरह रिलेट किया जा सकता है नहीं ओम का लॉ हर एक फॉर्मूला, लेकिन उसकी तरह देखा जरूर जा सकता है। क्या इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि भैया अगर ये प्योर रेशियो सर्किट जहां पे अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, तो इसमें मैं क्या ये बोल सकता हूं, जैसे अपन V इज इक्वल टू क्या बोलते हैं ना, I टाइम्स R, या तो I इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, V अपॉन R बोल सकता हूँ, राइट। ऐसे मुझे अगर यहाँ पे ये IRMS पूछ रहे हैं, तो क्या इस IRMS को मैं V RMS है तो यहाँ पे भी RMS, V RMS अपॉन R देख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टिव सर्किट है।
अच्छा आपको ये भी बताओ, बस इसी रजिस्ट्री नहीं, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, वहां पे आप एक्सएल या एक्सी लगा करके सेम फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ओम के लॉ की तरह देखना आना चाहिए, नजरिए की बात है भैया, है ना। चलो खैर ये पार्ट मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे अपन ने इसका इस्तेमाल किया, अपन ने समझा आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है वीआरएमएस अपॉन आर, वीआरएमएस अपॉन आर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैं सीधा निकालता हूँ देयरफॉर आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस। वीआरएमएस भी तो नहीं है सर, आप फिर एक बार फंस गए भैया, वी नॉट तो है, जरा ध्यान से देखो, वी नॉट है तो वीआरएमएस का टेंशन लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि यार ये फार्मूला तो आपको मालूम है कौन सा वाला, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। कैसा लगा? जैसे आईआरएमएस के लिए लिखा था आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, वीआरएमएस के लिए लिखते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू। क्या मैं वीआरएमएस को इस चीज से रिप्लेस कर दूं, काम हो जाएगा मेरा, वी नॉट अपॉन रूट टू, और नीचे मेरे पास पड़ा है यार ये रूट टू कूद करके नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मत पूछना, नालायक को, मैथ्स वाली बात है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह सब कुछ आपको समझ में आता होगा। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बन जाएगा आर टाइम्स रूट टू नीचे। तो यहाँ पे देयरफॉर मैं बोलता हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि अपने पास गिवन है 140 अपॉन आर, आर भी तो है कितना 50 ओहम का, इंटू ये रूट टू। ओके ओके ओके, अब कैलकुलेशन वाली बात है, कैलकुलेशन आपका आई होप अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना चाहिए भी, साइंस के बच्चे हैं बेटा। 5√2 में कितना आता है, मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 5√2 कितना आता है, 5√2 कितना आता है 7.07, ओके 7.07। इसके पहले भी क्या था, क्या अपन ने शायद ये 5√2 मल्टीप्लाई, हाँ शायद। आई आर एम एस इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 2 14, 2 के करीब आना चाहिए कुछ, 1.98 कितना आ रहा है, 1.98 एम्पियर इतना आ चुका है। देखो 2 के करीब ही है वैसे, है ना, 14/7 के करीब है ना 07। खैर आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, बहुत सारे स्टेप्स जो है पूरी तरीके से अटेंड किए, कोई भी स्किप नहीं किया मैंने आपके लिए, यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन आपके लिए सॉल्व किया, बोर्ड की तरह ही सॉल्व किया है। तो आपको अच्छे से इसी तरीके से फॉलो करना है व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। यू प्रैक्टिस इन द सेम वे दैट आई एम शोइंग यू हियर। आप प्रैक्टिस ही इस तरीके से करोगे जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं ना, छोटे छोटे शॉर्टकट्स ढूंढ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, मत करना। उससे क्या होता है फिर आपको आदत वो लग जाती है, बोर्ड में भी आप वही कचरा गुड़ गोबर करके आते हो फिर वहाँ पे जा करके। उससे बेटर है आप हर एक सवाल को लगने दो समय, डिटेल में प्रैक्टिस करो, आदत वो हो जाती है सॉल्व करने की, और उससे आपकी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाता है राइटिंग का। हेंस वैसे लॉन्ग टर्म की बात है, अभी लास्ट 3 मंथ्स के में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो अभी 3 महीने बाद, तो शायद ये काम ना करे उतना, लेकिन यस ये आपके स्किल पे डिपेंड है। बाकी आंसर आपको मैंने सिखा दिया है कैसे निकालना है, जल्दी से इसको छाप लो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इधर और यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन ओके बाय पॉजिंग द वीडियो। अभी हम चलते फिलहाल अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, वो तो अगला क्वेश्चन देखने पे ही समझ आएगा। एन इंडक्टर, ओ हो इंडक्टर आ गया है अभी अपने सर्किट में। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, है ना, इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी का दे दिया है अपने पास पहले से। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 210 वोल्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। सटल अपने को जो है धड़ाधड़ तीनों वैल्यूज दे दिए यूएन की फॉर्म में, और सीधा पूछ लिया आई नॉट बता दे, पीक वैल्यू बता दे, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बता दे ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट पीक। ठीक है, ओके, करते हैं सॉल्व, लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले बोला क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, है ना। जिसको ये चीज़ें इसकी स्किप करनी है, बोर लग रही हो, ऐसे टैप टैप करके आगे बढ़ जा बेटा, बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जो लगता है वो सीख ले, कोई दिक्कत नहीं। चल, गिवन डेटा, लेकिन मैं तो पूरा पढ़ूंगा, हर एक बच्चे को मानती हूँ, जिसको नहीं आता वो भी आसानी से सीख सकता है। ओके, तो गिवन डेटा इंडक्टेंस मिला L इज इक्वल टू मेरे को कितना 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी मिला। बच्चा मिली हेनरी अपने को पसंद नहीं, चीज आई डोंट लाइक, है ना, आई डोंट लाइक दिस, सो व्हाट आई कैन डू, मिली को अपन कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ के साथ, बस हेनरी में, मिली हेनरी नहीं चाहिए, बस हेनरी चाहिए मेरे को। ओके, तो मैंने बोला और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और खत्म यार, 2-3 डेसिमल पीछे ले जाओ, ये डेसिमल यहाँ पे 0.2 हेनरी बोल देंगे। ओके, कितना बोल देंगे 0.2 हेनरी,
0.2 हेनरी इसको मैंने बोल दिया, एल मिल गया मेरे को, इंडक्टेंस मिल गया मतलब दिया था, उसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया। फिर बोलता है इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, पीक ईएमएफ जिसका 210 वोल्ट है। पीक ईएमएफ का मतलब हो गया वी नॉट दिया है बच्चा कितना, 210 वोल्ट। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ई नॉट लिखते हैं, चलेगा, कुछ बच्चे इसको ई नॉट लिखते हैं, चलेगा, ठीक है। मैं वी की आदत मेरे को है, मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में, तो मैं ये फॉलो करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में ऐसे छाप के हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। ओके, बाय द वे फ्रीक्वेंसी भी है अगली अपने पास, कितनी, 50 हर्ट्ज की छाप दी, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज की। 3 मार्क का सवाल है प्यारा सा, है ना, 2 क्वेश्चन है इसके, सब क्वेश्चन एक में लिखा है पीक वैल्यू फाइंड करो, 2 फाइंड लिख ही देते, चलो 2 फाइंड जो दिया है वही लिखना है। खैर 2 फाइंड में आपको क्या, पहला पीक वैल्यू यानी कि आई नॉट निकालेंगे कितना है, दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी कि वीटी निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलो करते हैं बात आगे, दीवार बनाते हैं और आगे यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट में बोलूँगा वी नो दैट। सर हर क्वेश्चन में लिखते हैं, जरूरी नहीं होता है, मेरे को आदत लग चुकी है, आप भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिस कर दो तो भी चलेगा ये वाली लाइन। वी नो दैट हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, आई नॉट अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, आई नॉट अगर निकालना चाहते तो यार वी नॉट दिया है अपने को, सीधा सरल अपने पास ये फार्मूला होता है यार, ठीक है। ओम की लॉ की तरह ही रिलेट करना, फिर एक बार आपको सिखाता हूँ, है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह रिलेट करना, ओम का लॉ लगाना नहीं है, रिलेट करना सिखाता हूँ। ये इसी के सारे फार्मूलाज ओम के लॉ के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, मैं बोला यार आई नॉट इज इक्वल टू मैं वी नॉट अपॉन आर जैसा कुछ लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से सुनिए, आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, आर जैसा, आर नहीं लिखना है ना, आई इज इक्वल टू अपॉन आर, ओम्स का लॉ, हाँ, आर जैसा कुछ होता है। देख रेजिस्टेंस जैसी ही एक और प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर ऑफर करता है जिस चीज को, है ना, या कैपेसिटर भी करता है ना, तो उसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंस होता है। तो बेसिकली ये होता है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सी होता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि इंडक्टर द्वारा ऑफर किया जा रहा है ना, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की जैसे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। खैर उसका इस्तेमाल यहाँ पे अभी करना ही पड़ेगा हमें, तो आई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे वी नॉट अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सएल, और एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सएल तो अपने पास है नहीं है, तो एक्सएल को अपन लिख सकते हैं ओमेगा एल, एक्सएल को अपन लिख सकते हो, खैर एक्सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं, ये भी याद रखना, और एक्सएल को सीधा ओमेगा एल लिखते हैं, ओके, वो 1 अपॉन में ये नहीं है। खैर इस वजह से अपने पास यहाँ पे ये आई नॉट को कुछ इस तरीके से लिखने का तरीका मेरे को मिल चुका है, खत्म खेल, यही तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा देयरफॉर भाई वी नो दैट, नहीं वी नो दैट बोल दिया है, देयरफॉर मत लगाओ, वी नो दैट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, बोला एक्सएल, पहले फार्मूला बता दिया, ठीक है, पहले फार्मूला बता दिया, फिर बोलूंगा देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल को मैंने बोला क्या लिखे, ओमेगा एल लिखे। लेकिन सर फिर भी हमारे पास ओमेगा तो नहीं है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है बच्चे, हर बार की तरह ओमेगा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो क्या करते हैं 2πf की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ देयरफॉर आई नॉट, पिछले 2-3 कोई अगर डायरेक्ट इस सॉल्व पे आके देख रहा है तो भैया पीछे 2-3 सॉल्व में इसको लगातार यूज किया है, पूरा सीरीज अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा। आई नॉट इज इक्वल टू मैंने बोला वी नॉट कितना है, वी नॉट कितना है सर, यस 210 वोल्ट का है, डाल दिया, 210 वोल्ट दिया था ना, ओके, गिवन में लिख रखा है। अच्छा ओमेगा को मैंने 2πf लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू एफ जो कि मेरे पास कितना है 50 हर्ट्ज का, इंटू 2πf हो गया ओमेगा, आगे एल भी तो है, एल कितना दिया इंडक्टेंस 0.2 अपन ने कन्वर्ट करके निकाल लिया था, राइट, ऐसा यूनिट में 0.2 दिया उन्होंने हमको, 200 मिली हेनरी था, कन्वर्ट हमने उसको हेनरी में किया, 0.2 हेनरी हो गया था, राइट, खत्म खेल। अब तो क्या कैलकुलेशन वाली बात है, यस कैलकुलेशन वाली बात है, जल्दी से इसको करते हैं डन। ऊपर का 0 नीचे का 0 मार दिया, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 2 10, 10 से मल्टीप्लाई जाएगा 2 बच जाएगा, नीचे 2π बचेगा, ऊपर 21 अपॉन नीचे 2π, ऊपर 21 नीचे बराबर ना, क्या हुआ 2 5 10, 10 0.2 को मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2π, हाँ बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देयरफॉर मैंने बोला आई नॉट इज इक्वल टू 21/2 इंटू 3.14, क्या हुआ 21/2 इंटू 3.14। अच्छा सर ये तो हमको नहीं आता, करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, इसको जैसा तेरे को आता है वैसा कर, लेकिन सॉल्व कर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधा आंसर देखूंगा, है क्या है आंसर, आंसर है इसका 3.34, है ना, 3.34। फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पहले ये भी तो कर सकते हो आपके हिंट के लिए, 3.1 का ये तो आप सीधा डबल ही तो करना है, 3 का डबल 6 पॉइंट, 14 का 28 2.28 बोल सकते, 6.28 बोलेंगे, है ना। खैर देयरफॉर में बोल सकते ये 3.34 कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद
3.34 एम्पियर, 3.34 एम्पियर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आई एम शोइंग लिटरली ईच एंड एवरी पॉसिबल स्टेप टू यू एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी step or the necessary action that I have taken here to solve this question, along with the explanation that what is the concept behind taking those formulas or everything. Okay, so please, okay, make sure to hit a like button now. Okay, if I'm doing this, please like this video if you really do, otherwise okay यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी का सेकंड पार्ट जगह नहीं है, लेकिन अगले पेज पे कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट पिक। भैया सर्किट कैसा इंडक्टिव है ना, सर्किट तो इंडक्टिव है ना। जरा ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट को अगले पेज पे लेने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया इधर ही। ध्यान से सुनो भाई, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोल रहा है निकालो, ठीक है निकाल लेंगे किसी पॉइंट पे, लेकिन टाइम दिया ही नहीं है। बट उसके बदले में कुछ एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जहां पे बोलते हैं कि यार व्हेन द करंट इज एट पिक। अब सुनना ध्यान से, ये इंडक्टिव सर्किट है भाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में। कैसा होता है सर? यहाँ पे करंट जो होता है लैग कर रहा होता है 90 डिग्री से, यानी कि -π/2 आप करते हो, है ना, आई की इक्वेशन में I = I0 sin ωt -π/2। तो आप जानते हो कि करंट पीछे पड़ रहा है 90 डिग्री से। इसका सीधा मतलब यह है कि भैया इंस्टेंट की बात छोड़ दो, ये बात याद रखो कि अगर करंट पीक पे है तो जिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को निकालने की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कहां पे हो जाएगा? 0 पे हो जाएगा। ध्यान से सुनना, व्हेन द करंट इज एट पीक, ये ऐसे चल रहा है, ये ऊपर ये नहीं, ये करंट जब आपका पीक पे जाएगा वोल्टेज 0 पे होगा उस टाइम पे, क्योंकि 90 डिग्री के फेज के डिफरेंस के साथ चल रहे हैं ना ये आगे पीछे। पहले वोल्टेज चलेगा आगे, करंट बोलेगा ठीक है जा 90 डिग्री बाद मैं आऊंगा। करंट आगे चल दिया, उसके 90 डिग्री बाद ये चलना स्टार्ट किया, तो तब तक ये 90 डिग्री चल चुका था। तो जब ये करंट, ये जो करंट है या वोल्टेज है, ये जब आगे पीक पे होगा तब करंट 0 पे होगा, वहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 पे पहुंच चुका है, और जब वो 0 पे आएगा तब करंट पीक पे होगा। तो सीधी बात नो बकवास, हम बोलेंगे भैया जब करंट पीक पे है व्हेन इन इंडक्टिव सर्किट, हम बोल देंगे यहाँ पे साफ साफ इन इंडक्टिव सर्किट, इन गिवन इंडक्टिव सर्किट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है आप डिटेल लिखना, थ्योरी वाली बात है। इंडक्टिव सर्किट व्हेन करंट I इज एट पिक, V इज 0। हमने बोल दिया व्हेन I इज एट पिक इन इंडक्टिव सर्किट। बेटा इंडक्टिव सर्किट में I जब पिक पे होगा ना, तब जो अपना V है यानी कि वोल्टेज जो है वो 0 होगा, खत्म, उसी इंस्टेंट पे आएगा। कोई इंस्टेंट की बात की नहीं जा रही यहाँ पे स्पेसिफिक। दैट्स इट, डन है ये पूरा सवाल, इतना ही था। सेकंड का आंसर वही है, खत्म हो गया खेल, ठीक है इतना ही है ये, दैट्स इट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी टेक द अनदर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अच्छा कुछ नहीं है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट के लिए जगह छोड़ी थी। ओके, आगे बढ़ते। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ V is equal to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductor। इंडक्टर है सर्किट में, चलो कुछ तो जरूरी खाना खजाना आपको मिल रहा है, यस इंडक्टर मिल गया। और बोलता है राइट एन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको छीन दिया था, मैंने बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग बोल देंगे, एमीटर का रीडिंग बोल देंगे, है ना। तो उस टाइम पे सिंपली अपने को आरएमएस निकालना होता है, या आरएमएस दिया होता है, अगर दिया है तो दिया है, निकालना है तो निकालना है, आरएमएस होता है भाई, ठीक है, जो मेजरेबल वैल्यू होती हो, जो अपन मेजर करते हो। सोल्यूशन स्टार्ट करते पहले हम हर बार की तरह लिखेंगे अपना गिवन डेटा। पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन डेटा, एकदम शिद्दत से आराम से हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल सॉल्व करे बेटा, ध्यान दो। क्या गिवन डेटा क्या मिल रहा है? ईएमएफ V = V0 है, V0 मिल गया मेरे को, V0 मिल गया, कितना मिला 220 वोल्ट, V0 मिला 220 वोल्ट। साइन ओमेगा टी, ओमेगा मिल गया मेरे को कितना 100 पाई। ओके, V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा मिला 100 पाई। इज अप्लाइड टू द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस मिल गया, L मिल गया कितना 1/π हेनरी, 1/π हेनरी। रहने दो भाई, ऐसे पड़े रहने दो, कोई वो पाई वाई मत डालते बैठना, 3.14 वगैरह रहने दो, ऐसे रहने दो, आगे जोर कुछ ना कुछ इसका होगा, खात्मा करेंगे इसका। खैर, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, टू फाइंड की बात करते हैं अभी, टू फाइंड
यहाँ पे भी दो चीज़ें निकालनी। पहला पार्ट में अपने को बोल रहा है कि इक्वेशन निकालो फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि आई ऑफ टी मैं बोल देता हूँ इंस्टेंटेनियस करंट की। अपने को सिंपली इक्वेशन मान, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर में आंसर नहीं आएगा, आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलिए। वही आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टिव सर्किट है तो -π/2 आगे है ना। चलो ये आपका इस तरीके से आपको मतलब जब आपकी प्रैक्टिस होती है आपको पता होता है कि भैया करना क्या होता है ना, आपको पहले से आइडिया आ जाती है सवाल को रीड करते हैं कि यार इसमें करना क्या चाहिए, होता क्या है ना। सो थ्योरेटिकल बात है ऑफकोर्स, इसके लिए आपको बेशक अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको ये चैप्टर मालूम होना चाहिए, इसकी हर एक चीज़। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए फिर हलवा हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बस नेसेसरी फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। गिवन टू फाइंड लिख दिया तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही जाती है, फार्मूला बस लगा दो, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की बात तो फिजिक्स है ही नहीं, वो तो मैथ्स से क्या फिर कैलकुलेशन तो करना होता है ना हमें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, सेकंड इसमें पूछता है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द कैलोमीटर। ठीक है, कैलोमीटर यानी कि करंट हो गया, और रीड करने वाली वैल्यू कोई भी जैसे कैलोमीटर एमीटर तो अपन आरएमएस बोल देंगे इसको, मेजरेबल वैल्यू जो होती है तो आईआरएमएस। फाइंड क्या करना है, सेकंड आईआरएमएस फाइंड करना है, ठीक है। चलो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है अपने को, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगा। फिर बोलते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे बोल के वी नो दैट, हर बार की तरह हमको मालूम है। क्या मालूम है बताते हैं, क्या मालूम है, वी नो दैट हमको मालूम है। कैसे? सबसे पहले बोल रखा है अपने को क्योंकि इक्वेशन निकालनी बेटा, राइट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन से स्टार्ट कर दे तुरंत। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। भैया इंडक्टिव सर्किट है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है और करंट पीछे चलता है, आई की इक्वेशन है तो आई को ऑफकोर्स -π/2 से दिखाना पड़ेगा, यानी कि करंट जो है अपना पीछे लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है भैया, ओके। फिर बोला आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो अपने पास नहीं दिया है, आई नॉट तो नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला वी नॉट तो दिया है, वी नॉट तो दिया है। आई नॉट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, वी नॉट में भी हम खुश है क्योंकि हमको पता है वी नॉट को जो है हम आई नॉट को जो है हम वी नॉट की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन एक्सएल। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये पढ़ाया था। और फिर वही वाली बात है कि एक्सेल को फिर वो एक्सेल अपने पास तुरंत तो है नहीं है, तो ओमेगा और एल है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे, चलो लिख के ही देता हूँ आपको एक बारी, वी नॉट अपॉन एक्सेल को लिखेंगे ओमेगा एल। लेकिन सर ओमेगा इस बार है, इस बार 2πf करने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट टाइम हमने किया तो इस बार ओमेगा अपने पास सीधा है। चलो तो और काम आसान हो गया आपका। आई नॉट में बोलूँगा सीधा नहीं लिखेंगे, टेढ़ा लिखेंगे, मतलब एक्सचेंज करके लिखेंगे, रिप्लेस करके लिखेंगे ओमेगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल से, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल से, ये लिख दिया मैंने वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। फिर आगे क्या है, साइन ओमेगा टी -π/2। ओके दीवार बनाते हैं बीच में और आगे चलते हैं आई इज इक्वल टू वी नॉट है क्या सर, हाँ जी 220 अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा भी है अपने पास 100π, एल भी है अपने पास 1/π। देखो यार इसलिए बोलता हूँ तुरंत घाई नहीं करने का है ना, यहाँ पे ये पाई मर रहा है तो है ना, अपना काम आसान हो गया। फिर क्या है आगे, साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे डाल देते हैं अभी है ना, 100π ओमेगा टी 100π टी प्लस -π/2। करंट है भैया, माइनस पीछे पड़ गया है ना, लैग कर रहा है 90 डिग्री के फेस के डिफरेंस के साथ। आई इज इक्वल टू देयरफॉर, जल्दी थक गया मैं बोलते बोलते, इतना जल्दी से आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, इसको इजी करता हूँ। इजी कैसे करेंगे, 0 काट देंगे, 2.2/10 एक डेसिमल पीछे चलेगा 2.2 है ना, 22/10 2.2 बन जाएगा आपका ये साइन 100πt -π/2 ऐसे ही रहेगा। इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कच्छु नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, खत्म। यही तो इक्वेशन है, और क्या ही कर लोगे इसके अंदर आप नया, ठीक है ना। इसको मत सिंप्लीफाई करते बैठना, ये इक्वेशन ऐसी दिखानी होती है आपको, ओमेगा टी -π/2 ऐसे ही रखना। ये हो गई, यही तो पूछा था आपने को कि राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। किसी इंस्टेंट पे आपको करंट फाइंड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो आप यस इक्वेशन बताओगे जो कि आपकी साइनसॉइडल इक्वेशन होती है करंट के लिए एसी में, राइट। खत्म खेल आपका, ये रहा ये सवाल। मैं एक बार चेक कर लो, हाँ यस करेक्ट है, 2.2 साइन 100πt -π/2। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थोड़ी जगह है, आई होप इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है अपने को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने के लिए, बोलता है आईआरएमएस निकालो, ठीक है बोला। फिर एक बार हमको मालूम है, देखो ये आसान हो गया भाई, ये आसान हो गया, सुनो ध्यान से सुनो। आईआरएमएस क्या होता है भाई, आईआरएमएस का और एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, वैसे यूज़ भी किया अपन ने इसको पहले, आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। आईआरएमएस आई नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं।
अब आई नॉट तो आपके पास आप बोलोगे सॉरी यहाँ पे गिवन में नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट एक इक्वेशन तो मिला तेरे को भाई। इस इक्वेशन में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट साइन मिला आई नॉट, तो उठा ले भाई यहाँ से, उठा ले आई नॉट, है ना। तो इसको पहले लिखते हैं आई नॉट अपॉन रूट टू, फिर बोलेंगे देयरफॉर आई आर एम एस बेस पे लिखना होता है ना। हैंड राइटिंग की वजह से शायद समझ नहीं आ रहा, तो उसको प्लीज़ माफ़ कर देना भाई, ठीक है। उसको नहीं, मुझको माफ़ कर देना। आई नॉट 2.2 अपॉन रूट टू आई आर एम एस। अब मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करूँ, मैं इसका आंसर छाप लेता हूँ, है ना। हाँ, तो इसका आंसर है बेटा 2.2 इंटू हाँ मैंने बताया था आपको पहले वैसे 2.2 इंटू 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.707। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन करना फिर आपके लिए शायद आसान हो, डिवाइड करना आसान है तो वो कर लो, जो भी आप कर सकते हो कर लो। सीधा रूट टू की वैल्यू भी होती है 1.414, या सीधा 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, जैसे भी आपको आसान लगता है वो करो, ठीक है। खैर मेरे पास आंसर आ रहा है कितना 1.55 एम्पियर करंट है, तो एम्पियर यूनिट रहेगी। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। इसमें हमने दो चीज़ें सॉल्व की, हमने इंस्टेंटेनियस करंट को निकाला, उसकी इक्वेशन बनाई, और हमने आईआरएमएस को फाइंड किया, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। एसी के न्यूमेरिकल्स आपको मुश्किल लगेंगे ही नहीं, है ना। बस अच्छे से इस वीडियो को पूरा फॉलो करना, आपको ऑलमोस्ट ऐसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आए तो आएंगे एग्जाम में। नहीं तो इस चैप्टर से फिर आया नहीं सवाल तो फिर खैर अपन सारे चैप्टर की इस बार टेंशन मत लो, पूरी फिजिक्स की आपकी न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो आने वाला है। लेकिन इसमें से अगर कुछ आएगा तो अपने जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसी टाइप में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी तो है भाई, फॉलो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, आपके फ़ायदे की बात चल रही है। फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, यस, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आगे बढ़ने से। अब करते स्टार्ट, चलो। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफराड, ओके, इंडक्टिव हो गया, रेजिस्टिव हो गया, नॉर्मल सर्किट हो गया, फ्रीक्वेंसी सब हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब कैपेसिटर की बात आ रही है। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि यार कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर लगा मतलब कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ V इज इक्वल टू 250 sin 100 pi t। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंट, अरे यार फिर एक बार इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन बनाओ बोल रहा है। पिछले वाले की तरह ये लगभग मतलब अलग है, लेकिन इक्वेशन ही तो बनानी है। थ्रू द सर्किट एंड गिव द रीडिंग ऑफ एमीटर। हाँ, जैसे पिछले वाले में एक रीडिंग ऑफ गैलोमीटर बोलता है, यहाँ पे रीडिंग ऑफ एमीटर बोला है। रीडिंग ऑफ एमीटर बोल दिया तो टेंशन नहीं मिला, एमीटर हो या गैलोमीटर हो या कुछ भी हो, रीडिंग करने के लिए अगर बोला है तो भैया साफ बात है वो आरएमएस है, ठीक है। वो आरएमएस है, जो रीड करते हो हमेशा करते हो आरएमएस है आपके लिए। तो चलो करते 2 मार्क का प्यारा सा छोटा सा सवाल है ये, इसको सॉल्व करते जल्दी से। सॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह गिवन डेटा के साथ। गिवन लिख दिया मैंने, मतलब गिवन लिख दिया मैंने, गिवन लिखना है अभी। क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। सर माइक्रो हमको फिर एक बार पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, छी। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁶ लगा करके सिर्फ फराड में, ओके। रहने दो इसको, सब इसको डिस्टर्ब नहीं, 0.2 करके मत लिख देना, इट्स ओके, चलेगा। इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं इस कनेक्टेड V इज इक्वल टू V0 मिल गया मेरे को यहाँ पे। पहले तो रास्ते में जा, V इज इक्वल टू V0 मिल गया मेरे को। V0 मिला मेरे को 250 साइन ओमेगा टी में से ओमेगा मिल गया मेरे को। ओमेगा कितना मिला मेरे को 100 पाई, इतनी वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। खत्म खेल, इतना ही गिवन है। आगे तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो टू फाइंड लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम भी। हमने बोला टू फाइंड, पहली बात सुन, ये फाइंड कर। क्या फाइंड कर? इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर। दूसरी बात क्या कर? रीडिंग एमीटर यानी कि आरएमएस फाइंड कर। ये 2 चीज़ें निकालने के लिए बोलिए। चलो करते हैं इसको स्टार्ट, बोलते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, नहीं वी नो दैट बोलते हुए, ठीक है। वी नो दैट, भगवान का नाम लो, वी नो दैट बोलो, कुछ भी करो, लेकिन सॉल्व करो। सॉल्व करना ज़रूरी है भाई, ओके। सुन ले कैसे करेगा सॉल्व, मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, अब
इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है तो लगाओ फिर यार, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट है बच्चे। इस बार कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो लीड करता है पाई बाई 2 से, यानी कि 90 डिग्री फेज में आगे चलता है, वोल्टेज के आगे चलेगा ये। तो आई की इक्वेशन में आपके प्लस पाई बाई 2 आएगा, इंडक्टर में माइनस पाई बाई 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है और करंट लीड कर रहा होता है, आगे चल रहा होता है करंट की, इसलिए हम लोग वोल्टेज के आगे चल रहा होता है करंट, इसलिए अपन यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं। एडिशनल फेज फाई ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 2। ओके, नॉलेज दे दिया आपको थ्योरी वाला थोड़ा थोड़ा। ओके, आई इज इक्वल टू आई नॉट है क्या सर आपके पास? नहीं है, लेकिन सर वी नॉट तो है, और इसका तरीका हमने सीख लिया है, हमको सर ने सिखा दिया है, हमको तो याद भी है। क्या है तरीका? तरीका है सर, आप इसको लिख सकते हो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। बेटा एक्सएल पिछले वाले में था, यहाँ पे कैपेसिटर है तो क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन एक्सी। लेकिन सर हमको तो एक्सी तो दिया ही नहीं है, एक्सी नहीं दिया, लेकिन उसके बदले में सी तो दिया, ओमेगा तो दिया है ना। तो एक्सी को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन ये चीज़ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 अपॉन में ना, तो मल्टीप्लीकेटिव ऊपर चली जाएगी और अपन सीधे इसका लिखेंगे वी नॉट ओमेगा सी। वी नॉट ओमेगा सी बन गया एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे आई नॉट के बदले क्या लिख दूँ, आई नॉट के बदले लिख सकता हूँ वी नॉट ओमेगा सी, वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, दीवार बनाते हैं और जल्दी से इसको आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिख सकते हैं अभी सर यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं देयरफॉर वी नॉट की वैल्यू मेरे पास है 250, तो आई इज इक्वल टू 250 ओमेगा कितना है सर? ओमेगा है 100 पाई इंटू 100 पाई इंटू सी। ओमेगा सी ना, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई होगी, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ तक का इतना लंबा हो गया यार, जगह कम पड़ गई। ओके, साइन आगे का फिलहाल वैल्यू नहीं डालते, बाद में डालते ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बाद में डालते, ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिलहाल। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 250 को मैं यू लिख सकता हूँ 25 इंटू 10, 100 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 10⁻² पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं आपको जानबूझ के हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 25 2 ये हो गया 100 इंटू ये 10 इंटू ये 10⁻², तो कुल मिला के 2 3 10⁻5 बन गया ये पूरा, ये 10⁻5 बन गया। इसमें क्या क्या चला गया, इसमें इसका घर चला गया, इसका चला गया, इसका चला गया, है ना, और इसका भी चला गया, बराबर। 25 2 50, सॉरी सुनो जरा, वापस करते गड़बड़ होती है क्या। 25 ये बन 25 2 50 यानी कि 5 इंटू 10 लिख सकते, 5 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 2, है ना, 10⁻+2 बचा। ओके, पाई की तरह सर पाई भी लगा देते, 5 पाई इंटू 10⁻², ओके, प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2, प्लस 4 माइनस 6 माइनस 10⁻⁻2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा बचेगा। आई इज इक्वल टू 5 पाई, 5 इंटू 3.14 करना पड़ेगा। 5 इंटू 3.14 कितना होता है, मेरे पास है क्या, 5 इंटू 3.14 है आपका बेटा, और 0.15 कितना है, 0.15 करते अगले स्टेप में लिखते हैं उसको, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना बोला मैंने, 0.15 है ना, हाँ 0.15 कैलकुलेशन है, टेंशन मत लो, ठीक है, हाँ 0.15 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, खैर ओमेगा इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 0.15 साइन ओमेगा टी, जो कि ओमेगा है आपका 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। ओके, ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन खत्म। इक्वेशन ही निकालनी है, दैट्स इट। आपको बोल रखा है यार सवाल में, क्या बोला है,
राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट की अपन ने इक्वेशन निकाल दी है ना। इस तरीके से आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्व। आपको चेक कर लेते हैं एक बार फिर हम। यस करेक्ट है क्या? हाँ जी सर, 0.15 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आंसर्स है, क्रॉस चेकिंग के लिए मैंने रखे हुए, ये वैल्यूज लेने के लिए मैंने रखे हुए। ठीक है, बाकी आई होप मैंने आपको समझा दिया है कैसे सॉल्व करना है इसको और आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नहीं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट लिखने की जगह नहीं है, अगले पेज पे चलता है। आई होप आपने छाप लिया होगा। चलता हूँ मैं अगले पेज पे। यस, और इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, लेकिन बोल क्या रहा है, क्या निकालो? बोल रहा है IRMS निकालो। अब IRMS अगर निकालना चाहते बेटा तो यार इसका खैर यहाँ पे भी हो जाता है, छोटी सी बात हो गई है तो जान, इतना बड़ा पेज क्यों लिया अपन ने। IRMS अगर आपको निकालने बोला है बेटा तो बहुत साधारण सा फॉर्मूला है इसका, I0/√2। अरे यस और नो, I0/√2 वाला क्या करेंगे, हवन करेंगे। IRMS इज इक्वल टू I0 जो कि आपके पास अभी आ चुका है। मैं आ चुका है क्यों बोलो, क्योंकि पहले आपको दिया नहीं था, लेकिन अभी आपने इक्वेशन बनाई तो अपने को पता चल गया I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 पता हो गया ना, 0.15 I0 पता हो गया मेरे को। यहाँ पे कितना 0.15 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.15। ओके, यहाँ पे डाल दिया 0.15 अपॉन √2 की वैल्यू भी डाल देते कितनी 1.4, या 1/√2 मल्टीप्लाई कर देते, या 1/√2 0.707। ठीक है, ये भी कर सकते हो। IRMS इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये पापड़ बेल लेंगे और आपको आंसर मिलेगा 0.111। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। मतलब ये सवाल हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जल्दी से छाप लो, नोट कर लो इसको। एक प्यारा सा सवाल और हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं फिर अपने हम इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस, राइट? आई गेस 7 हाँ 7। करें स्टार्ट क्वेश्चन 7 को। ओके ऑलराइट, 7वां सवाल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा लिखते हैं जो कि है अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। बोल दिया है इंडक्टर है तो भैया लिखेंगे इंडक्टेंस उसका L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी। लेकिन हमको तो मिली पसंद नहीं, हमको मिली पसंद नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको 25 इंटू 10⁻³ हेनरी इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। मैं बोला ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2.5। चलो ऐसे ही रखते हैं, इट्स ओके, इस बार ऐसे ही रखते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन वैसे 2.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, है कि नहीं हेनरी? इतना भी लिख सकते हैं इसको, इतना भी लिख सकते हैं। एल आ गया आपके पास, मतलब निकाल लिया अपन ने, दिया तो उन्होंने पहले ही था, लेकिन मिली हेनरी में हमको पसंद नहीं है, हमने सिर्फ हेनरी में लिख लिया। आगे बोलता है टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि अपने को VRMS मालूम है। देखो जो रीडिंग दी जाती है किसी भी सोर्स के वोल्टेज की, है ना, कभी भी आपको AC में इतना वोल्टेज बता देगा, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने बताया हो कि एवरेज है या पीक है, ऐसा कुछ आप RMS ही लोगे उसको। ठीक है, अगर दिया है सीधा तो RMS ही लोगे, तो आपका ये 220 वोल्ट आ गया VRMS। फिर बोलता है फाइंड यानी कि टू फाइंड वाली बात आ रही है अब यहाँ पे। टू फाइंड हम बोल देंगे टू फाइंड क्या, पहली चीज़ हमें फाइंड कर, दो चीज़ करनी फाइंड। इंडक्टिव रिएक्टेंस है, RMS करंट बोला है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है आपका XL। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला है अपने को क्या, RMS करंट। साफ साफ बोल दिया तो RMS करंट निकालना है। ठीक है, RMS करंट निकालना है। ओके, हमने बोला पहला पार्ट सॉल्व करते बोल के वी नो दैट। फिर एक बार वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है? XL निकालना चाहते हो, XL निकालना चाहते हो। क्या क्या चीज़ें मालूम है आपको यहाँ पे? यस, क्या क्या चीज़ें? अच्छा, आपको और एक चीज़ मालूम है यहाँ पे, ये भी बोला है ना, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 50 हर्ट्ज। एफ भी तो पता है आपको, यहाँ पे कॉमा करके लिए था। एफ आपको पता है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, एफ आपको पता है 50 हर्ट्ज। ये तुरंत मेरे को क्यों चमका, देखो तुरंत क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे जानते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन ओमेगा एल, और ओमेगा तो अपने पास है नहीं। तो ओमेगा अगर आपके पास नहीं है तो इस ओमेगा को 2πf लिखने का तरीका तो आपके पास है ना भाई। ओके, जो कि अपन ने बहुत बार यूज़ कर लिया अभी, राइट, आपने खुद ने देखा। तो तुरंत यहाँ पे अभी इसको करते हैं सॉल्व। आफ्टर राइटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट XL, वी ऑल्सो हैव इंडक्टेंस गिवन। सो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन वाली कहानी हो जाएगी। 2 इंटू मैं पाई की वैल्यू 3.14 डाल देता हूँ, इंटू एफ है आपका जो कि 50 हर्ट्ज, और एल आपको दिया अपन निकाला अपने हिसाब से 2.5 इंटू 10⁻²। क्या निकाला 2.5, या इसको बच्चा
ठीक है लिख दे 2.5, 25 भी रख सकता था, 2.5 ऊपर की वजह जैसा एज इट इज था इंटू 10⁻², ठीक है, इंटू 10⁻² हो गया। एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम बोलते हैं। 2 और ये 50, ये हो गया आपका 100 से इसको मल्टीप्लाई किया हो गया 314 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² बनेगा। देयरफॉर एक्सेल इज इक्वल टू, और क्या ही कर सकते हैं इसमें, और क्या ही कर सकते हैं, चुपचाप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आंसर देख लेता हूँ, चुपचाप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो सब करने के बाद आपका आंसर बन रहा है 7.85। कितना बन रहा है? 7.85 ओम, ठीक है। इतना आपका ये आंसर बन रहा है, इतना आपका ये आंसर बन रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। इंडक्टिव सर्किट था, जाहिर सी बात है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस साफ साफ उन्होंने पूछा ही था हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। खैर सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना स्टार्ट कर दे जल्दी से, जो कि है आरएमएस करंट के लिए। अब कोई बड़ी बात नहीं है, आरएमएस आप जानते हो। आरएमएस को अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो अपन क्या लिख सकते हैं? आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट आपके पास वी आर एम एस अपॉन, हाँ वी आर एम एस है, वी आर एस अपॉन एक्सेल बोल सकते हैं। एक्सेल तो आपके पास आ चुका है ना, सो आई आर एम एस आपका बन जाएगा देयरफॉर वी आर एम एस जो कि 220 वोल्ट है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर की टर्म्स में ही देख रहे हैं इसको, फिर एक बार ओम्स लॉ के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। आई इज इक्वल टू वी बाई आर की टर्म में ही हम इसको देख रहे हैं। बस यहाँ पे आर जो है आर जैसा होता है, मैंने बोला आर नहीं होता, आर जैसा कुछ होता है, रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ एक चीज ऑफर करती है, रेजिस्टेंस जैसी अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफर करती है इंडक्टर या कैपेसिटर, जिसको आप रिएक्टेंस के फॉर्म में जानते हो, जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला 2πf की टर्म में हम लिखते थे, ओमेगा की टर्म में लिखते हैं। खैर ये अपने को दिया, जल्दी से वैल्यू पुट करते 220 वोल्ट, तो 220 मेरा आ गया वी आर एम एस अपॉन एक्सएल। एक्सएल जो मैंने प्रीवियस वाले केस में निकाल लिया था कितना? 7.85। और ये अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो फिर एक बार मैं अपना जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेता हूँ, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर बन पा रहा है, कितना आ रहा है बच्चे वो आ रहा है आपका 28.02। कितना आ रहा है? 28.02, ओके 28.02 एम्पियर। ये आ चुका है हमारा आंसर, दैट्स इट। बहुत छोटा सा ये सवाल था, ऑल्दो 3 मार्क डिजर्व नहीं, 2 मार्क के लिए, ठीक है 3 मार्क के लिए यह आपका सवाल, ठीक है, प्यारा सा। जल्दी से इसको छाप लो, ये डन कर लो। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये आ गया, अरे हाँ 8 इन पैरेलल एलसीआर सर्किट। अब यार क्वेश्चन में ट्विस्ट, अब तक के क्वेश्चन रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव सब हो गया, सब खा लिया अपन ने इंडिविजुअल, अभी एलसीआर आ गया, तीनों को मिला दिया, राइट। तो एलसीआर सर्किट में बोल जा रहा है इफ अ कैपेसिटर 1/100 फराड एंड इंडक्टर 1/100 हेनरी, दोनों 1/100 है, कैपेसिटर 1/100 फराड, इंडक्टर दिया 1/100 हेनरी, आर कनेक्टेड पैरेलल एलसीआर है, ओके। रेजोनेंस कंडीशन की बात आ रही है, ऑफ कोर्स इन सर्किट्स में जनरली हम रेजोनेंस का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रेजोनेंस के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोला है कि फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कैसे करेंगे? 2 मार्क का बहुत पिद्दी सा और साधारण सा सवाल है, इसका आंसर चुटकियों में निकलने वाला है बच्चों, जल्दी से ध्यान दो। क्या करना पड़ेगा? गिवन डेटा लिखना पड़ेगा ओके, शुरुआत तो ऐसी होगी हमारे किसी भी क्वेश्चन की। गिवन डेटा लिखेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर का दे दिया आपने को, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1/100 फराड, ओके ये हो गया एक चीज, C मिल गया। दूसरी चीज क्या बताइए? इंडक्टर, इंडक्टर यानी कि L अपने को मिल रहा है यहाँ पे, L अपने को यहाँ पे कितना मिला? 1/100 हेनरी, 1/100, ठीक है, आर कनेक्टेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछिए इन्होंने, 2 फाइंड में लिख देते, टू फाइंड कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको अपन FR से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने को पूछ ली। मेरा भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा आसान है ना। क्या फार्मूला है? वी नो दैट बोलेंगे यहाँ पे, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये फिक्स फार्मूला है ना, ये फिक्स फार्मूला है। अपन ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से डिराइव किया था, तो FR इज इक्वल टू सीधा निकालना पड़ेगा 1/2π, 2π तो 2π ही होगा, इसका क्या करेंगे? 2 × 3.14 कर देंगे, ओके, इनटू रूट के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज ऑलरेडी दी है जो हमें डालनी है, C और L की। यस, 1/2π
100 इंटू 1/100, एल बी 1/100 ही है, सी बी 1/100 ही है। ओके, इसको जरा लिखने का तरीका देखो, लिखने में ना लिख कैसे सकते इसको लिख कैसे सकते वो देखना जरा ध्यान से। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल देता हूँ एफ आर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ये पूरा मेरा 1 ये 2 इंटू 3.1 6.28 बन जाएगा बराबर, इंटू ये रूट के अंदर वाली बात को कुछ ऐसा करते हैं 1/100 और 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि पूरे का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं 1/100 पूरे का स्क्वायर और रूट मर जाएगा, तो मेरे पास एफ आर इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चे, तो कोई ज़्यादा आसान हो जाएगा ना आपका कैलकुलेशन इससे, 1/6.28 इंटू ये स्क्वायर और रूट मर गया, बचा सिर्फ 1/100 राइट। इसी को अपन ऊपर ले जाएंगे 10⁻² लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू 1/6.28 इंटू 10⁻² भी लिख सकता हूँ। इसी को ओके इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा सर, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर कितना आता है, खैर इसको सॉल्व पूरा करने के बाद इसका आंसर आ रहा है आपका 50/π की टर्म में लिखा हुआ है, खैर ये भी कर सकते हैं। तो 15.91 कितना आ रहा है इसका आंसर, 15.91 आ रहा है, ठीक है 15.91 ये इसका आंसर है। और एक तरीका भी है सॉल्व करने को, वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपने किया, लेकिन आप मान लो ये अगर नहीं करते, ठीक है ये नहीं करते और इसको ऐसे ही रखते 2 इंटू पाई आपका ऐसे ही रखते, तो एक और तरीका होता है ऐसा आपका, ये भी मतलब अच्छा है, ये भी देखो 1 ये आप करते 2 पाई इंटू 1/100 बराबर, स्क्वायर रूट मर गया सिर्फ 1, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा करते यहाँ पे बराबर। तो आपके पास ये जो वैल्यू है एफ आर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/पाई ऊपर में पाई/50 की टर्म में बचता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता तो ये आपका सीधा साधारण बन जाता 50/पाई। तो ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान बच्चों को लग सकता है डिवाइड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आंसर तो वही आएगा, खैर क्या 15.91 आंसर गलत नहीं आएगा, कैसे भी कर लो, बस शायद आपका टाइम ये सेव कर ले, ठीक है। सो आप ये फॉलो कर सकते हो। डन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप निकाल लिया अपन ने कितनी, 15.91 हर्ट्ज, ये आ गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। डन, ओके, पैरेलल एलसीआर का रेजोनेंस निकाल लिया अपन ने। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ जल्दी से। यस, क्या करना है अपने को अगले क्वेश्चन में, ओहो 3 चीज़ निकालनी अपने को अगले क्वेश्चन में 3 मार्क का ईच कैरीज 1 मार्क में भी है ना, राइट। तो यहाँ पे ये सवाल पढ़ते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन लिखना, पढ़ते पढ़ते गिवन डेटा लिख लेंगे, गिवन डेटा, हाँ पढ़ते अभी इसको। क्या बोला है, बोल रहा है यार 100 मिली हेनरी इंडक्टर, तो शुरू में ही शुरुआत कर दी गिवन डेटा देते हुए 100 मिली हेनरी, ओके, लेकिन हमको मिली पसंद नहीं है सर, हम क्या करेंगे 100 इंटू 10⁻³ कर देंगे, यानी कि हमको सीधा एल मिल जाएगा 0.1 हेनरी, ये एक बात हो गई। फिर बोलता है 25 माइक्रोफराड का कैपेसिटर भी है, तो C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफराड का मतलब हो गया हमको माइक्रो पसंद नहीं है, तो 25 इंटू 10⁻6 फराड कर दिया। रहने दो इसको ऐसे, या तो इसको आप ऐसा कर सकते हो 2.5 इंटू 10⁻5 फराड, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे प्लस 10⁻, हाँ मतलब -5 बराबर, ये भी आप कर सकते हो। आर कनेक्टेड, ओके एंड 15 ओम रजिस्टर, एलसीआर सर्किट है, एल भी दिया है, सी भी दिया है, आर भी दिया है। आर आपको मिल रहा है यहाँ पे बेटा कितना 15 ओम का, तो मैं आर लिख देता हूँ देयरफॉर, सॉरी, एंड आर इज इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज एलसीआर है जिसमें 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की पावर सप्लाई लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ VRMS। देखो भैया जो कॉन्फ़िगरेशन दी जा रही है एसी की यहाँ पे, तो V जो दिया जा रहा है इसमें, तो VRMS ही होगा आपका हमेशा, ओके, एवरी टाइम। 120 वोल्ट का है, मैंने लिख दिया 120 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F इक्वल कितनी मिली मेरे को 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी जा रही है 50 हर्ट्ज, ठीक है। एसी की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली जैसे हमको हमेशा दी जाती है उस तरीके से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला पार्ट यहाँ पे लिख देते, जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, किसके लिए बोला है, इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट एट रेजोनेंस। सर ये क्या वर्ड होता है देख भाई, जब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस
और रिएक्टेंस। ओके, ये दोनों चीजें एक साथ ऑफर करती है सर्किट में, है ना, रेजिस्टेंस जैसी चीज को, जो कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो उसको उस टाइम पे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और इम्पीडेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल Z से। आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं बच्चे कि यार ये Z जो होता है कुछ ऐसा होता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस आपका जो भी XL XC होगा, ठीक है, उसको अपन ऐड करते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे ओवरऑल। तो ये Z की वैल्यू अपन लिया करते थे, याद आ रहा है कुछ? अब इम्पीडेंस आपको पूछा है यहाँ पे एट रेजोनेंस, तो मेरे को लग रहा है ये सवाल हलवा इन्होंने यहीं पे कर दिया जब इन्होंने बोल दिया एट रेजोनेंस। क्यों? ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे तो ये होता है भाई, जो Z होता है वो R के बराबर हो जाता है, ये तो कंडीशन है Z R के बराबर हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन में। तो जिस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर Z इज इक्वल टू R दिया था ना कितना, 15 ओम, Z भी 15 ओम का हो जाएगा। इसका रीजन क्या दे सकते हो? इसका रीजन बाजू में लिख के दे सकते हो बोर्ड वालों को। क्या देर हम बोलेंगे यहाँ पे रीजन R इज इक्वल टू 15 ओम, और ये R तो Z के बराबर हो गया, तो Z भी हमारा कितना हो गया, 15 ओम हो गया। खत्म कहानी। पहला सवाल या पहला जो पार्ट इस क्वेश्चन का ऐसे ही यहाँ पे आराम से निकल गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सर सेकेंड पार्ट में जरूर कुछ ना कुछ मुश्किल होगा। देख भाई, सेकेंड पार्ट में भी कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है ये करंट एट रेजोनेंस निकाल। अब करंट, सॉरी आंख में क्या, करंट अगर आपको ये रेजोनेंस में निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको आरएमएस की टर्म्स में, आप निकालोगे। IRMS इज इक्वल टू ओम्स लॉ की तरह रिलेट करना, पिछले 2-3 प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया है। ओम्स लॉ की तरह रिलेट करना सिखाया है ना। तो I इज इक्वल टू V/R की टर्म से देखा है तो IRMS लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, VRMS लिखोगे। यहाँ पे अगर IRMS लिख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, VRMS लिखोगे। V अपॉन I इज इक्वल टू V/R, R जैसा, लेकिन यहाँ पे कुछ है, R तो नहीं होगा भाई, LCR सर्किट है, तो जाहिर सी बात है Z होता है, यहाँ पे इम्पीडेंस बनता है। तो यार आपका देयरफॉर मैं बोलता हूँ IRMS इज इक्वल टू VRMS आपके पास है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की दी थी हमें इन्होंने 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो 120 वोल्ट आपका VRMS में डाल देता हूँ यहाँ पे, अपॉन Z जो कि 15 ओम के बराबर है। यहाँ पे फिलहाल कितना हो जाएगा, 15 30 60 8 जा, ठीक है, 8 जा हो जाएगा। IRMS इज इक्वल टू 8 एम्पियर। 8 एम्पियर चेक कर लेते, 8 एम्पियर ना, यस 8, हाँ जी बिल्कुल, यस 8 एम्पियर आ रहा है समझ। इजी यहाँ पे रीज़न बता सकते हो, क्या बता सकते हो यहाँ पे रीज़न बता सकते हो। Z इज इक्वल टू, कैसे बताओगे रीज़न, Z इज इक्वल टू R है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट, इस तरीके से डन है। इसका थर्ड पार्ट अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल, सब क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन 8 ना हमारा, यस सॉरी 9, क्वेश्चन 9 पे आ गए ना हम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओके, एल दिया है, सी दिया, सब कुछ दिया है यार, ऐसा आराम से निकल जाएगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो होती है आपकी, यस अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो निकाली थी, FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये सवाल आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है, पिछले में सॉल्व किया था। देयरफॉर FR इज इक्वल टू 1/2π√L, और इसी कितना है, L दिया है 0.1, C है आपके पास 2.5 × 10⁻⁵, ठीक है, 0.1 × 2.5 × 10⁻⁵, इतनी। अब ये कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करोगे, करते हो तो आपको 2.5 ये कितना हो जाए, 2.2 × 3.14, सारा सब कुछ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ एक बार, ये आपको
एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यार, ये 0.1 मैंने इसको 0.1 को लिख सकते हैं अपन 1 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 2.5 1 इंटू 2.5 2.5 गया 10⁻⁻1 हो गया 10⁻6। अब यहाँ पे एक कहानी सुनो ध्यान से, ये आपको हमेशा काम आएगी बाय द वे कैलकुलेशन करते टाइम। 2 इंटू ये 3.1 जानबूझ के फिलहाल ऐसे लिखता हूँ, क्या ये 10⁻6 बाहर निकल जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻6 का मतलब है -3 का स्क्वायर। देखो बच्चा, होशियार बच्चा जो मैथ्स जानता है उसको ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो हर बच्चे के हिसाब से मैं वहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो a⁻m⁻n ये -6 हो जाएगा, -3 इंटू 2, तो एक तरीके से स्क्वायर और रूट मेरा कट जाएगा और -3 बाहर आ जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो 10⁻³ बाहर निकल गया। ओके, अंदर में क्या बचा मेरे पास? अंदर में बचा मेरा 2.5 बचा, राइट। 10 स्क्वायर रूट कट करके बाहर निकल गया। अब ये कैलकुलेशन जो है इसमें आपके पास जो 2.5 है, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे रूट के अंदर सॉल्व करने के बाद आपको ये क्या मिलता है 1.2 पाई इंटू 1.58, ओके 1.58 इंटू 10⁻³ पूरी कैलकुलेशन करने के बाद एक तरीके से आपको ये होता है, ये 10⁻³ ऊपर लेके चले गए, ऊपर में 1000 बन जाएगा, ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा मतलब। और नीचे वाली जो कैलकुलेशन बचती है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 9.9224। अब देयरफॉर मैं बोलूँगा FR यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो 100.7, कितना आंसर आ रहा है 100.7 हर्ट्स। 100.7 हर्ट्स आपका आंसर बनेगा। आ रहा है बच्चे समझ? जल्दी से इसको नोट कर ले यार, कैलकुलेशन वाली बातें जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो अल्टीमेटली यस, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, दैट इज फॉर श्योर, एंड देन ओनली इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन एज वेल। बट यस, नाउ यू नो द टेक्निक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू यूज इट हियर, ओके, एंड दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चन 9। लेट अस रन क्विकली टुवर्ड्स द क्वेश्चन 10 नाउ। और क्या है अपना अगला सवाल, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया, चले आगे। यस, 10वां और आखिरी सवाल। खैर बोनस क्वेश्चन भी है सीईटी के, वेट करना, तुरंत भागना नहीं है। तो ये जो 10वां सवाल है इसमें हमें क्या करना है सर? बहुत ही साधारण सा यार, सिंपल सा 2 मार्क का सवाल है, एक लाइन 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि देखो क्या है, 100 ओम का रजिस्टर दे दिया, मैं R इज इक्वल टू बोल रहा हूँ 100 ओम, 220 वोल्ट की आपको VRMS मिल रही है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी मिली आपको 50 हर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी कितनी मिली? 50 हर्ट्ज की। कैलकुलेट करने बोला है, लिख देते 2 फाइंड के अंदर, 2 फाइंड के अंदर लिख देते। पहली चीज़ बोल रहा है, उन्होंने नंबर डाल के दिया है, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू, यानी कि RMS करंट IRMS पूछा है। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं क्या निकालो, व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल। अब नेट पावर का ही मतलब एवरेज पावर भी होता है, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है, PAVG ही निकालना है आपको, यहाँ पे एवरेज पावर ही निकालनी है, ठीक है। यस, VRMS IRMS है ना, cos phi ये फॉर्मूला होता है आपका, आपको याद होगा। खैर हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, खैर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन ने। पहला पार्ट, वी नो दैट, क्या I को अगेन ओम लॉ के साथ रिलेट करते हुए मैं ये बोल सकता हूँ VRMS अपॉन, भैया सर्किट रेजिस्टिव है, एक रजिस्टर लगवाए तो अपॉन R हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर अपन बोलेंगे IRMS इज इक्वल टू VRMS, जो कि मेरे पास गिवन है 220 वोल्ट, अपॉन R की वैल्यू भी गिवन थी अपने पास 100 वोल्ट, 0 0 मार देंगे, 22 अपॉन 10 बाय 2.2 बन जाएगा आपका सीधा आंसर है यार। नो, इसके अंदर कोई भी टफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही साधारण सा सवाल, और ऐसे साधारण सवाल बोर्ड्स में आते हैं, ओके। खैर ये आपका बन गया IRMS। डन विद द फर्स्ट पार्ट, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी वन, आसान वन, ओके। अब निकालते हैं इसकी पार को। पार कैसे निकलेगी सर? देख बेटा, जो सेकेंड पार्ट में पार निकालने बोलिए, जिसका
बोलते टाइम उन्हें बोलता है नेट पार, लेकिन इसका मतलब होता है एवरेज पार ही। ओके, इसका मतलब एवरेज पार ही होता है। बस इसमें एक चीज़ होती है याद रखनी है आपको, यहाँ पे बेटा जो पी एवरेज का फार्मूला आप लगा देते वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, बराबर। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना, इन अ साइकिल बोला है इन्होंने, एक साइकिल में आप एवरेज पावर तो जीरो बताओगे सर, ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होना चाहिए। लेकिन बेटा नेट पावर की जब बात करते तो आप बोलते हो कि यार इस साइकिल में जो है कॉस फाई में यहाँ पे आपका जो है वैल्यू जो होती है कॉस फाई की 1 हो जाती है, तो आपके लिए सिंपली फार्मूला बचता जो है वो इतना ही बचता है कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। देयरफॉर अपन पी एवरेज जो है वो यहाँ पे या नेट पावर जो कंजम्पशन है, इसके लिए हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये फिर कितना बताएंगे, वी आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस। वी आर एम एस आपके पास दिया हुआ था गिवन पहले से जो कि है 220 वोल्ट इंटू आई आर एम एस जो अपन ने भी फिलहाल निकाला क्या 2.2। तो देयरफॉर पी एवरेज या जो नेट पावर कंजम्पशन है कितना निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन में देख लेता हूँ, ये आ रहा है आपका 484 वैट। ठीक है, 484 वैट इतनी पावर कंज्यूम हो रही है, खत्म खेल। ये बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल अपन ने यूज़ किया लिया है यहाँ पे। ओके, बहुत प्यारे सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे हमने इस पूरे सेशन में, इस पूरे लेक्चर में लिए हैं। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से सीखे, आपने अच्छे से ध्यान दिया और रिलेशनशिप को जाना। ये खैर आखिरी क्वेश्चन है, यस इस तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबली जितने सारे बनते हैं एक तरीके से इस चैप्टर के अंदर सवाल, वो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में लिए। फिर भी आपको कुछ लगता है तो अलग तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो। आप इस कमेंट वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपके डाउट डाल सकते हो, या तो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आप आके हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो है अगर संभव हुआ तो और भी इसके लेक्चर्स को लेकर के, नए तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के हम आकर के आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और ख़त्म नहीं हो रहा है लेक्चर, रुकना, 10वां सवाल बस ख़त्म हो रहा है ना, बोनस है, रुको ज़रा। तो ऐसे और चैप्टर्स की ये लगातार अभी लेक्चर्स की सीरीज़ आती रहेगी, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें हम हर एक चैप्टर जो पॉसिबली फिजिक्स में हर एक चैप्टर जो है जिसमें न्यूमेरिकल्स बन पाते हैं, पॉसिबल जितने बन पाते हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। एसी में ऐसे बनते हैं खास करके ज़्यादातर है ना, प्यारे प्यारे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हमने पहले एसी को चुना है। और भी सारे जो है चैप्टर्स हम, चाहे फ्लूइड्स हो चाहे रोटेशनल ही क्यों ना हो, रोटेशनल के खैर आते नहीं है एग्जाम में, फ्लूइड्स के है ना, या तो फिर चाहे आपके थर्मो के है या KTGR के है, जो भी है सारे हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 आफ्टर 1। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा यस क्या है सर, बोनस में बोनस क्वेश्चन। अब बोनस क्वेश्चन के साथ जो है आपको CET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम लोग, जिसमें यस पहला सवाल देख भैया, यहाँ पे एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए हैं ना, MST CET 2023 का ये प्यारा सा सवाल है, जिसमें सिंपली आपको पूछा है अल्टरनेटिंग EMF इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, और आपको यहाँ पे क्या बोलता है, इन व्हाट टाइम EMF विल हैव वैल्यू V0 अपॉन √2 इफ V स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखो V की इक्वेशन दी है, V की इक्वेशन दे करके आपको बोला है कि कितने टाइम में कितना समय लगेगा, उसको ऑप्शंस में दे रखा है ना, t/2 सेकंड, t/4 सेकंड। रिलेशनशिप के फॉर्म में आपको सबको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कोई यहाँ पे सटल वैल्यू नहीं निकालनी आंसर की। बोलता है कि ये V0 अपॉन √2 टाइम्स, यानी V0 अपॉन √2 क्या होता है बच्चे, VRMS होता है सर। यानी कि VRMS के लिए अपने को सीधे अपने को इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। अपन सीधा किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं VRMS को, देखो जरा, क्या मैं VRMS को V0 अपॉन √2 लिखता हूं, हाँ जी सर। अब जब मैं इसको V0 अपॉन √2 लिख सकता हूं, है ना, इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसी सेम चीज को मैं V0 साइन ओमेगा t भी लिख सकता हूं, ये भी सही है सर, ये भी तो कर सकते हैं, इट्स ओके। तो मेरे पास यहाँ पे V0 खत्म हो जाएगा और मेरे लिए बच जाएगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। सर ये तो हमने पहले किया था, कुछ वैसा सा ही है, हाँ कुछ वैसा सा ही है, कुछ वैसा सा ही है, लगभग उसी तरीके का है, आप बोल सकते हो। अब ये 1 अपॉन √2 जो है साइन की टर्म्स में आपके पास कहाँ पे आता है, 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 45 डिग्री पे आती है ना, 45 डिग्री पे आती है, π/4 पे आती है। तो मेरे लिए जो है साइन ये 1 अपॉन √2 जो है कब आता है, π/4 पे आता है,
इसको बोल सकता हूँ मैं साइन ऑफ ओमेगा टी। पीछे अपन ने पहले क्वेश्चन में शायद से मैंने अपने ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर रखा है, राइट। ये सेम तरीके की क्वेश्चन अपन ने कंपेयरिंग लिखना है आपको, कंपेयरिंग किया बोथ साइड, तो आपको ओमेगा टी यहाँ पे कितना मिला, π/4 मिला। और टी इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, π/4 ओमेगा बोलोगे। सर ओमेगा हमको पसंद नहीं है, हमको तो सर टी पसंद है। मैंने बोला ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, इस चीज़ को टी लिखते हुए अपन सॉल्व करेंगे। और π/4 2πf बोल देंगे, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 2πf से, तो टी को क्या लिख सकते हैं, वापस पाई मर जाएगा तो बचेगा 1/4 2 ज़ा, ये इंटू का साइन लगाते हैं, 4 2 ज़ा 8f, इतना बचा ना, 8f बचा। सो टी इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/8 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या, फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन फ्रीक्वेंसी को टी की टर्म में लिखना पता है सर हमें। एफ को अपन 1/t लिखते हैं, यानी कि ये आपका ऐसा लिख सकते हो आप। सो टी इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू मतलब t/8 खत्म हो गया भाई। ये t/8 देखना क्या हुआ, ये t/8 था, 8/t था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, t/8 बन गया। सो टी की मेरे को वैल्यू कितनी मिली, t/8 मिली। बताओ ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका आंसर। देखो एक हर चीज़ का करने का तरीका फिक्स होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सवाल को आपके नॉलेज के हिसाब से लिखते लिखते भी चले जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। भले ही शायद पहली बार में आप आंसर की तरफ ना पहुंच पाओ, गलत ही डायरेक्शन में चल जाओ, वो रास्ते के ऊपर ना चलो आप जहाँ पे आंसर मिल रहा है रास्ते के बीच में। जैसे इस रास्ते पे मैं अपने आप चल लिया तो मेरे को रास्ते के बीच में आंसर मिल गया, तो रास्ता गलत ले जाते हम कभी कभी, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाती है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सी मोड लेने चाहिए, कौन सी फॉर्मूले की इस्तेमाल करनी है, कौन से फॉर्मूले की इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको बाय टाइम समझ में आ जाता है। खैर यहाँ पे अपन ने जैसे क्वेश्चन को समझा उसी तरीके से लिखा और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। जो गिवन डेटा है और जो फाइंड करना होता है, इन दो चीज़ों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के बेसिस पे हम तय कर पाते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये प्यारा सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से जो है हम अपने इसी सेशन के सेकंड क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2023 का यार, सेम ईयर, पीछे वाला भी सेम था ना, देखिए जरा, एमएससी सीटी 2023 एमएससी 2023 के दोनों सवाल लेकर के आ गए, राइट। क्या दिया है, एक अच्छी सी डायग्राम नजर आ रही है। डायग्राम में मेरे को क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टर दिख रहा है, कैपेसिटर दिख रहा है, इंडक्टर दिख रहा है, एलसीआर सर्किट है, सोर्स एसी है। पढ़ते हैं इनर सर्किट शोन, रेशो। ओ इस बार सवाल कुछ और है, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। अब यहाँ पे अपने को क्यू फैक्टर के लिए क्या पूछा है, बोलता है क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ, रेशो ऑफ क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ इज। चलो देखते भैया कैसे करेंगे। रेशो ऑफ क्यू फैक्टर अपॉन बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर अपॉन बैंडविड्थ। सर क्या होता है ये, देख बेटा, क्यू फैक्टर अपॉन बैंडविड्थ है ना, ये दोनों के फॉर्मूलाज है। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है ना 1/r√L/c, इसका फॉर्मूला है। बाकी बैंडविड्थ को जो है तू लिख सकता है कैसे, r/L की टर्म से लिख सकता है। तो इन दोनों के रेशो को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के रेशो को हमें लेना पड़ेगा। लिखते हैं यहाँ पे 1/r√L/c, ये तुम्हारा होगा r/L। इसको अगर अपन सीधे हाथ से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/r√L/c इंटू ये बन जाएगा L/r। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L/r² √L/c, L/c। ठीक है, वैल्यूज दे रखी है हमें, डायग्राम के अंदर ही दे रखी है, डायग्राम से उठानी पड़ेगी सीधी। L इंडक्टेंस अपने को दिया है 3 हेनरी का, तो ये 3 हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया तो अपॉन ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व यहाँ पे इस वाले स्टेज में, MCQ है भैया, सीटी का क्वेश्चन है तो तेज़ी करना चाहिए, लेकिन चलो आपके लिए फिर भी मैं ज़्यादा सॉल्व
कर ही रहो हर एक स्टेप को लगभग यहाँ पे। एल फिर एक बार 3 हेनरी का है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू। कैपेसिटर 27 माइक्रोफराड का है तो ये बन जाएगा आपको 27 इंटू 10⁻⁻6। -6 को बाहर निकालने का टेक्निक मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। सो 3/100 को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, इंटू कर लेता हूँ, इंटू √3 अलग बांट देंगे। √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73 होती है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। और बाकी 27 को देखो यहाँ बाजू में करते हैं, √27 को क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 3 कर सकते हैं, 9 का √3 बन जाएगा ये है ना। तो ये आपका 3√3 बन जाएगा, 3√3 टाइम्स √6 रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻³ बनता है। ओके, ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कैसे बनता है। देखो यहाँ पे कुछ मर रहा है भाई, √3 मर रहा है यहाँ पे, है ना। 3 भी मर रहा है यहाँ पे। बचा क्या आपके पास, ऊपर 10³ है प्लस 3 मतलब 1000 बन गया, और नीचे ये 100, तो 0 मर जाएगा, आंसर बचेगा आपका 10। ओए होए क्या बात है सर, बहुत ही सिंपल हो गया है तो, है ना। ये तो रेशो आपका आ गया कितना, 10 आ चुका है। और मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी आंसर्स में ये ऑप्शन प्रेजेंट है, जो कि ऑप्शन ए 10 सेकेंड। ओके, इजी क्वेश्चन, वन मोर यार। इस तरीके से ये जो है हमारी पूरी शिट खत्म होती है। थैंक यू सो मच, है ना, प्यारा सा थैंक यू लिखा है यहाँ पे आपके लिए। आपने इतने देर तक जो है लेक्चर अच्छे से देखा है, सो दैट्स रियली गुड। आप अच्छे से फोकस तरीके से पढ़ाई करो, हर एक चैप्टर के लिए आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहेंगे। ऑल राइट, सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।